हरियाणा विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18,000 बच्चों के सामूहिक वैश्विक गीता पाठ का गवाह भी बन चुके हैं, जबकि 75,000 बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इस वैश्विक गीता पाठ में जुड़े। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का संदेश आज भी उतना प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। गीता का सार्वभौमिक ज्ञान और ख्याति में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक गीता पाठ से दूषित वातावरण ठीक करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गीता के एक श्लोक कर्मण्य वाध्य करास्ते मां फलेषु कदाचन से अपने जीवन में आत्मसात किया और यही कारण है कि वो आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्लोका का उच्चारण किया जा रहा है, यज्ञ में आहुति दी जा रही है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके साथ खेल मंत्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और भी तमाम प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचे और ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर श्लोकों का उच्चारण एक तरफ, दूसरी तरफ यज्ञ में आहुति की तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर दिख रहे हैं। भगवत गीता हमारे वेद का ही शास्त्र नहीं है। भगवत गीता हमारी कंसंट्रेशन बनाने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ है। ये जो सामूहिक गीता के श्लोक का उच्चारण का कार्यक्रम, ये प्राय हर वर्ष हो रहा है, सिवाय 2 वर्ष के बीच में छोड़कर 2020 और 2021 में ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए। कारण आपको पता है, कोविड का वो कारण था। लेकिन आज पुनः इसको शुरू किया है। 18,000 आप सब लोग यहाँ सामूहिक सांघिक रूप से जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं और इसी प्रकार ऑनलाइन भी जो मुझे बताया गया है कि 75,000 बच्चे ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सफलता मिलती रहे। माता की हरियाणा में 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय गीता जयंती महोत्सव समापन हो गया और इस मौके पर प्रदेश के सभी 22 जिलों में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समय आप रेवाड़ी, फतेहाबाद, झज्जर और चरखी दादरी की तस्वीरें देख रहे हैं। रेवाड़ी में गीता महोत्सव में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की और इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गीता का सार आज भी जीवन में उपयोगी है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। फतेहाबाद में समापन समारोह में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली शामिल हुए और शहर में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इसके अलावा झज्जर और चरखी दादरी में जिला उपायुक्तों ने समापन समारोह में शिरकत की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी की तस्वीरें हैं जहां गीता जयंती महोत्सव का समापन हुआ है। उत्सव के लक्ष्य में जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय प्रोग्राम भी हो रहा है, उसी प्रोग्राम में आज हम आए और जिस तरह से गीता का जो उत्पत्ति हमारे प्रदेश से ही कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसी से कृष्ण भगवान ने जो उपदेश दिए थे उसी पे आधारित गीता है। गीता हमारे जीवन का सार है और गीता में कर्म प्रधान है। हम गीता में जो संदेश दिया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, यही है गीता का ज्ञान। तो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमारे को अच्छा फल मिलता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि राहुल ये समझ लें कि ये देश एक है, वहीं
वेदों में कहा है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में वो भारत है, और वहाँ बसने वाली संतति भारतीय है। रामेश्वरम में भी शिव है, केदारनाथ में भी शिव है, सोमनाथ में भी शिव है, असम के शिव सागर में भी शिव है, कुरुक्षेत्र में भी कृष्ण है, वृंदावन में भी कृष्ण है, जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण है, और द्वारकाधीश भी कृष्ण है, और गोविंदपुरी में भी कृष्ण है, और गुरुवायूर भी केरल में कृष्ण है। राहुल को समझने की जरूरत है कि देश तो एक है, वो देश को घूम के समझ ले, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कांग्रेस ये जब सेंटर के नेता आते रहते हैं उस दिन तो कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए एक होते हैं, उसी तरह के एक इस बार हो जाएंगे। लेकिन ये बच्चा जानता है कि ये किस तरह से एक होते हैं। जब केंद्र का कोई उनका बड़ा माई बाप चला जाएगा फिर लड़ने लग जाते हैं। हमारी सबसे लंबी सीटिंग हम करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने लिबरल हैं कि हुड्डा साहब ने फ़ोन किया कि आज हमारी यात्रा चल रही है, राहुल जी आ रहे हैं, आप सेशन चला दो। और कोई मुख्यमंत्री इतना लिबरल हमने नहीं देखा। इन्होंने विपक्ष के नेताओं को मुद्दा कुछ नहीं होता है, हेडलाइन बनानी होती है, खबरों में रहना होता है, सवाल उठाते हैं, जवाब सुनते नहीं, वॉकआउट कर जाते हैं, जनता का हित नहीं देखते। ये सिर्फ इनको ध्यान ये रहता है कि किस तरह से हमें सत्ता प्राप्ति हो, लेकिन जनता इनको नकार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस के कर्ज वाले बयान पर पलटवार किया। बनवारी लाल ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश को कर्ज में डुबोने के बयान पर कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी है। जो कर्ज लिया गया है वो प्रदेश के विकास पर ही खर्च हुआ है। देखो, जब विकास होता है और विकास कार्य होते हैं तो कर्जा तो लेना पड़ता है। जो आगे बढ़ने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए कर्जा ऐसा कुछ विपक्ष का काम है इल्जाम। ठीक। होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उदयभान ने कहा है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों की राजनीति को आईना दिखा रहे हैं। वहीं उन्होंने इस मौके पर ओवैसी को भी घेरते हुए कहा कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में भारी उत्साह है और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा सीटें, बल्कि जो ये 75 पार की बात कर रहे थे, ये तो 75 पार में फुस होकर के 40 पर रह गए, लेकिन कांग्रेस 75 पार करने में इस बार सक्षम हो। गुजरात चुनाव चल रहा है, अभी फर्स्ट फेज का हुआ है, उसमें बहुत बेहतरीन जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है, और सेकंड फेज अभी होगा और आपके सबके सामने आ जाएगा। बात ठीक है, ये सब तरह के षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने कांग्रेस के वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी को और उसको जो ओवैसी है उसको ये हथियार इन्होंने बनाया है। उनके पास में गुजरात की समस्याओं के लिए कोई इनके पास शब्द नहीं है। वहाँ जो बेरोजगारी है, वहाँ जो हालत जो खराब है, कोरोना में जिस तरह से, कोविड में वहाँ जिस तरह से मौतें हुई, जो स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब है, अस्पतालों की व्यवस्था बहुत खराब है, बेरोजगारी 40% पर है, सारा जो गुजरात को कर्ज के जाल में फंसा करके रख दिया गया है। तो ये सारी समस्या है, इन पर बात करने के लिए बीजेपी को टाइम नहीं। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिविल कोड का समर्थन किया। जेपी दलाल ने कहा कि सिविल कोड का समर्थन करते हुए हर विकसित देश और मुस्लिम देश में कानून है। देश को जाति धर्म में बांटने का नुकसान हुआ है। एक देश एक कानून होना चाहिए। नहीं, दुनिया के इतने ज्यादा देश हैं, आमतौर पर हर देश में एक ही कानून होता है, सब नागरिक समान है। चाहे डेवलप्ड कंट्री देखो, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, चाहे ये मोहम्मदन कंट्री देखो, वहाँ पर भी दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं, मुसलमान के अलावा हिंदू क्रिश्चियन भी रहते हैं, लेकिन उनका कानून एक है। लेकिन ये तुष्टीकरण की वजह से हमारे देश में अलग अलग बांटने की कोशिश की, धर्म पे, जातियों पे, उसका नुकसान भी हुआ है देश को।
और एक देश एक कानून होना कोई बुरी बात नहीं। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने एमबीबीएस छात्रों की हड़ताल का समर्थन किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हम पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को मानना चाहिए। पूरी तरह खुल के साथ हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के साथ हैं। हमारा खुला समर्थन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिंसो के जो है प्रदीप देसवाल जी, उन्होंने ये बात का ऐलान पहले ही कर दिया। जहां किसी मोड़ पर भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हमें उनके साथ जाकर के बैठना है या उस पूरे मुहिम में शामिल होना है, हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार के अंदर एक राय होनी चाहिए। सरकार और कैबिनेट विशेष तौर पर जो है ना, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर उसके अंदर कहीं भी इस तरह की नजर आएगी तो उससे गलत संदेश जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को सभी मांगे एमबीबीएस छात्रों की मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अब कोई पढ़ाई करता है, कल को सरकार ये थोड़ी कह देगी इंजीनियर है तो उसको भाई हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग 7 साल नौकरी करनी पड़ेगी, मेरी समझ से पड़ेगी। वहीं जेपी दलाल ने जलभराव को लेकर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जलभराव से बिजाई नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जल निकासी न करने वाले अधिकारियों को नौकरी का हक नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाएगा। नहीं, मैंने पिछले कुछ दिनों में नूह का, सोनीपत जिले का, रोहतक जिले का, हमारे हेतु जिले में है, यमुना तालु वगैरह में जहाँ जहाँ जल भराव है, अधिकारियों को वहाँ चंडीगढ़ से भी निर्देश दिए थे। खुद भी मैं मौके पर जा रहा हूँ और वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की मैंने, और निश्चित तौर पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसान की एक एक एकड़ ज़मीन में बिजाई करवाना हमारा दायित्व है। जल भराव की वजह से अगर किसान की बिजाई नहीं हो पाई तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सस्पेंड से ज़्यादा भी हो सकती है, चार्जशीट भी किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जाता है। हमारा काम किसान की सेवा करना है। जो विभाग किसान की सेवा में है, अगर वो नहीं करता तो उसको नौकरी करने का अधिकार नहीं है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हो चुका है। पंचायतों को सफल रूप से चलाने के लिए सभी चुने गए प्रतिनिधियों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें पंचायती राज एक्ट और उसके संचालन को लेकर बताया जाएगा। इसी तरह जिला परिषद में भी चुनकर आए सदस्यों की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास आय के केवल कृषि भूमि, गांव के ही जोहर तालाब ही हैं। पंचायतों के आय और संसाधनों को बढ़ाने के लिए बिजली बिलों में 2% और रजिस्ट्री में 1% हिस्सा पंचायतों को देने के लिए फैसला किया है। नवनिर्वाचित पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद पार्षदों को आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने आप सभी को भरोसा किया और इस पद के साथ साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्राम वासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी प्राथमिकता को सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क तक सीमित न रखकर चौमुखी विकास। और वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा दावा किया। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा चेयरपर्सन बनाएगी। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनावों में हासिल जीत की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 22 से स्थान टिकट पर जीती और लगभग 200 ऐसे हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे जीत कर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन जब आप जिलों का हिसाब लाएंगे तो सबसे ज़्यादा बनेंगे। ठीक, देखिए, भारतीय जनता सांसद कार्तिकेय शर्मा 11 दिसंबर को करनाल में होने वाले भगवान परशुराम महाकुंभ को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा प्रदेश भर में दौरा करके महाकुंभ का न्योता दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज कार्तिकेय शर्मा चरखी दादरी और भिवानी पहुंचे।
चरखी दादरी पहुंचने पर लोगों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कार्तिकी शर्मा के साथ विधायक सोमवीर सागवान भी मौजूद रहे। वहीं भिवानी में भी लोक सेवा पंचायत ने परशुराम भवन में सांसद कार्तिकी शर्मा को पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया और सम्मान दिया। इस मौके पर कार्तिकी शर्मा ने महाकुंभ का निमंत्रण देने के साथ ही बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील लोगों से की। और आपको बता दें कि 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दो तस्वीरें चरखी दादरी और भिवानी के इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां कार्तिकी शर्मा का सम्मान करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सांसद कार्तिकी शर्मा चरखी दादरी पहुंचे, जहां लोगों ने सांसद कार्तिकी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सांसद कार्तिकी शर्मा के साथ विधायक सोमवीर सागवान भी मौजूद रहे। कार्तिकी शर्मा ने लोगों को परशुराम महाकुंभ कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सांसद कार्तिकी शर्मा ने लोगों से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा से अग्रसर होकर देश के नवनिर्माण में, देश की आजादी से लेकर हर चीज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल अदा किया है और सबसे ज्यादा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम ब्राह्मण समाज ने किया है। आप मेरे चुनाव का उदाहरण ले लीजिए। मेरे चुनाव में जैसे भाई सोमवीर सागवान जी ने, हमारे विधायक जी हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा 36 बिरादरी का सहयोग था मुझे सांसद बनने में और मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, अपने समाज के काम में आ सके। उसका जीवन में सफल होने का भी कोई फायदा नहीं। तो इस सोच के साथ, जिस सेवा भाव के साथ पंडित विनोद शर्मा जी ने अपना सार्वजनिक जीवन जिया है, जिस सोच के साथ उन्होंने अपनी कर्म भूमि और अपना कार्यशैली बनाई है, लोगों की लड़ाई लड़के, लोगों के हक की लड़ाई लड़के, चाहे वो ईपीवीजी का मामला रहा हो, चाहे वो थोड़ी की जमीन का मामला रहा हो, चाहे वो पारदर्शिता लाने की बात हो, इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की बात हो, उन्हें हमेशा लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, आपकी लड़ाई लड़ी है। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के दिखाए हुए पद पे भी मैं चल रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं तो आपकी हक की बात रखने आया हूँ, आपकी हक की लड़ाई लड़ने आया हूँ। जब तक हम बात सही तरीके से, सही जगह पर, सही पटल पे नहीं रखेंगे, उसका समाधान कैसे होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप मेरा उदाहरण ले लीजिए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं चुनाव के मैदान में आया, तो मेरा हाथ थामने का काम किया मनोहर लाल जी ने, मेरे को सहयोग देने का काम किया मनोहर लाल जी ने। मैं कौन हूं? आपका भाई। मैं कौन हूं? आपका बेटा। जब मेरा हाथ पकड़ने को राजी है, तो आपका भी तो हाथ पकड़ने को राजी है। देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा चरखी दादरी के बाद सांसद कार्तिकी शर्मा भिवानी पहुंचे, जहां सांसद का पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। परशुराम भवन में कार्तिकी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक भाई और एक बेटे के तौर पर अपने परिवार के बीच आया हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विनोद शर्मा जी ने लोगों की लड़ाई लड़ी और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा। कार्तिकी शर्मा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैं निष्ठा से उसका निर्वहन करूंगा। मेरा चुनाव हरियाणा में समरसता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर अपने समाज को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेकर जाएंगे। देखिए, मैं एक सांसद के रूप में आपके बीच में नहीं आया, ना ही मैं एक नेता के रूप में आया हूं। मैं तो आपके एक बेटे भाई के रूप में आपके बीच में आया हूं और मैं अपने परिवार में आया हूं। जिस भाव से, मैं सेवा भाव से मैं कहूंगा कि मैं राजनीति में आया हूं या लोक सेवा में आया हूं, तो उसका असली रूपांतरण, उसका असली जो बीज है, वो कहीं ना कहीं पंडित विनोद शर्मा जी की सोच से निकलता है। विनोद शर्मा जी ने बहुत सेवा भाव से, मैं राजनीति नहीं कह रहा हूं, सेवा भाव से लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो ईपीपीजी का विषय रहा हो, चाहे वो थोड़ी की जमीन के मालिकाना हक का विषय रहा हो,
चाहे वो पारदर्शिता लाने का विषय रहा हो, चाहे इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का विषय रहा हो, उन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हित की लड़ाई लड़ी है। और मैं आज आपको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा, उन्हीं के दिखाए के रास्ते पे चलूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। जो दायित्व मुझे मिला है, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं उसको समाज के प्रति, छत्तीस बिरादरी के प्रति, दोनों के प्रति पूरी निष्ठा से करूंगा। मेरा जो चुनाव है, जो मेरा चुनाव हुआ, चयन हुआ, वो हरियाणा में सर्मस्थता का एक सबसे बड़ा, सद्भावना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे सारी पार्टियों ने वोट किया, मुझे छत्तीस बिरादरी ने वोट किया। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि जो भी विषय रहे हैं समाज के, जिन भी विषयों को लेकर समाज को चिंता रही है, हम वो सारे विषय आने वाली 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और अच्छी तरीके से रखेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मेरी मदद की, मेरी बाजू पकड़ के मेरा साथ दिया, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, आपका भाई हूं, उन्होंने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, तो वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। हमें मदद लेनी आनी चाहिए, हमारे को इस कार्यक्रम के अंदर जाकर अपनी बात रखनी चाहिए सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से। वहीं जेएनयू मामले पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया। कार्तिकेय शर्मा ने जेएनयू मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को आंतरिक मामला बताया है। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ने से पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। बहुत ही मेरे हिसाब से शर्मनाक बात है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, वो भी एक देश के विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि एक ख्याति पाए हुए है कि हमारे देश में सबसे उच्च स्तर की शिक्षा देता है। अगर वो ऐसी बात करते तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मैं तो उनको सिर्फ, देखिए वो उनका अपना आंतरिक मामला है, मेरा ज़्यादा कुछ कहना जरूरी ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूँगा पहले कांग्रेस जोड़ लें, फिर भारत जोड़ लें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर करीब 34 दिनों से हड़ताल पर बैठे एमबीबीएस छात्रों के एक समूह ने ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बात है कि आज धरना प्रदर्शन का 34वां दिन है। आज हमें पता चला कि हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम में स्पीकर सर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आने वाले थे, तो हमारी प्रशासन से डिमांड थी कि बच्चों को उनसे मिलवाया जाए, वो बच्चों के बीच में आए और बच्चों के हम बच्चे उनको ज्ञापन दें और हमारी समस्या सुनी जाए। परंतु प्रशासन का कहना है कि हमें उनसे नहीं मिलवाया जाएगा क्योंकि उनके वीआईपी सिक्योरिटी का मामला है, आप उनके बीच में ना आए, आप यहाँ से चले जाएं। तो हमारी यही डिमांड है कि सर हमारे बीच में आए, हमारा ज्ञापन ले और जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार हो। अभी यहाँ हमारे कैंपस के जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के लिए एक गेट टुगेदर है। तो वहाँ पर अब हमारा क्या हो रहा है कि हम यहाँ अपनी बात, यहाँ पे हमारे स्पीकर आने वाले विधानसभा के, हम उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर शांति से बैठने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो हमें उठाना चाहती है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे 5 लोगों को मिलवा देंगे स्पीकर से, लेकिन इससे पहले भी हम जब डिप्टी सीएम के पास गए थे तो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। जब वो वहां से चले गए, उन्होंने पहले रोक के रखा और जब डिप्टी सीएम चले गए तो हमें उनको जिप्सी में बिठाकर वो उनके पास लेके गए। हमारे साथ धोखा किया गया। इस बार हम वो धोखा नहीं चाहते, अब हमारे साथ फिर से हो। हम चाहते हैं कि हम जो हमारे स्पीकर हैं हम उनको दिखाएं कि अभी हम हड़ताल पर बैठे हैं और वो हमारी बातों को यहाँ सुनने आए। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।